क्लिनिक में खामोशी छाई हुई थी। डॉक्टर की आंखें रिपोर्ट पर और उसके सामने बैठी खातून की नज़रें डॉक्टर पर जमी हुई थी। खातून को अपनी सेहत की नहीं बल्कि सेहत पर होने वाले खर्चे की भी फिक्र थी। उसके हुलिये से वाज़ेह था कि उसका ताल्लुक इंतहाई पसमानदा तबके से है, और था भी बिल्कुल ऐसा ही। वो लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों और उनके बाप का पेट पालती थी। कुछ देर बाद डॉक्टर की आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। आप में आयरन की शदीद कमी है, जिसे दूर करने के लिए एक इंजेक्शन लगवाना लाजमी है। बेचारी खातून भारी कदमों के साथ फार्मेसी का रुख करती है, और वहाँ इंजेक्शन की कीमत जानकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि खातून फरहान साहब की मेड है। आइए आगे की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वो लेके आई पर्चा, कह रही है फरहान भाई 10,000 रुपये का इंजेक्शन लिख के दे दिया डॉक्टर ने, ज़रा देखिए क्या है। अच्छा, मैंने चेक किया तो वो एक खून बढ़ाने का इंजेक्शन था, लेकिन चूँकि हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, हमने उसी इंजेक्शन का फार्मूला देखा, और फार्मूला देख के जब उसको सर्च किया ऑनलाइन तो उससे 1/4 या 1/3 कीमत पे भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे रिस्पेक्टेबल फार्मा कंपनीज के। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको वही 10,000 वाला लिख के दे दिया, क्योंकि ब्रांड नेम का चक्कर है, वही लिख के दे दिया। ये मसला सिर्फ एक केस का नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर डॉक्टर्स फरहान साहब की मेड के डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन में दवा का नुस्खा नहीं बल्कि दवा का ब्रांड लिखते हैं, और मरीज बेचारा लाइल्मी में मारा जाता है। बल्कि कई मरीज तो इस वजह से दवा लेना छोड़ देते हैं और मजीद बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मगर दवाई के नुस्खे, दवाई के नाम और ब्रांड में फ़र्क क्या है? ये कहानी क्या है? आम लोगों को इसके मुतालिक क्यों नहीं मालूम, और डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस लाइल्मी से कैसे फ़ायदा उठा रही हैं? आइए जानते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले वही दरख्वास्त कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो पैट्रियन मेंबर बने। चलें अब ड्रग डॉन्स की कहानी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ कोई भी ओरिजिनल दवाई नहीं बनाई जाती। अच्छा, जैसा कि फार्मा कंपनीज के बारे में मैंने कहा कि उनकी 2 किस्म की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। एक ओरिजिनल जो कि रिसर्च प्रोडक्ट्स होती हैं, तो एक फ़र्ज़ करें फाइज़र कंपनी है या नोवार्टिस है, जो GSK, ये जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, ये रिसर्च करती हैं। 8-10 साल के बाद कोई एक ड्रग जो है वो FDA अप्रूव कर देता है किसी बीमारी के लिए। ये इनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट हो गई, जो ये सिर्फ यही कंपनी बेच सकती है, और ये रिसर्च प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो ये फिर पूरी दुनिया में बेचते हैं वो। जो हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती हैं उनको हम जेनेरिक्स कहते हैं। ये उन ओरिजिनल की समझे कॉपीज़ होती हैं जो मतलब लीगली बनाते हैं वो, लेकिन ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 30-30, 40-40 फार्मा कंपनीज़ एक ही प्रोडक्ट बना रही होती हैं। यानी पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों कंपनीज एक ही फार्मूले को कॉपी करके दवाई बनाते हैं। इन तमाम कंपनीज के प्रोडक्ट कमोपेश एक ही तरह की तासीर रखते हैं, मगर इसके बावजूद कुछ कंपनीज की प्रोडक्ट महंगी और कुछ की सस्ती होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में या फार्मा इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया भर में होता है। हर कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और दीगर अखराजात के मुताबिक ही अपनी प्रोडक्ट की कीमत का तयन करती है। एक ब्रांड है पैनाडोल। पैनाडोल इज़ द ब्रांड नेम, उसको एक कंपनी बना रही है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको ट्रीट कर रही है वो उसका फार्मूला है जिसको हम जेनेरिक कहते हैं, और उसका नाम है पैरासीटामोल। तो मोस्टली जो मिसकंसेप्शन होती है वो ये होता है कि लोग ब्रांड को ही मेडिसिन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। असल में जो चीज़ आपको ट्रीट करी है वो उसका फार्मूला है। मगर जो चीज़ यहाँ मुख्तलिफ होती है वो ये कि दुनिया भर में डॉक्टर्स मरीजों को किसी मखसूस कंपनी का नाम या ब्रांड लिखकर नहीं बल्कि दवा का फार्मूला लिखकर देते हैं, और मरीज अपनी मर्जी की कंपनी की दवा ले लेता है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स दवा नहीं ब्रांड लिखकर देते हैं, चाहे वो जितना भी महंगा हो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ड्रैप का एक डायरेक्टिव मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी प्रिस्क्राइबर है, फिजिशियंस हैं, वो केमिकल नेम लिखें जो भी वो ट्रीटमेंट प्लान लिख रहे हैं। लेकिन जब हम रिटेल के ऊपर प्रिस्क्रिप्शंस को डील करते हैं तो पाकिस्तान में जितनी भी प्रिस्क्रिप्शंस हमारे पास आती हैं उन सब पे ब्रांड नेम लिखा होता है। तो अगर वो नहीं मिलता
तो कस्टमर उसको ढूंढता ही रहता है कि मुझे यही चाहिए, जबकि उसका ट्रीटमेंट हो सकता था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक वर्किंग पेपर के मुताबिक पाकिस्तान में 6 सालों के दौरान लो इनकम घरानों में दवाइयों पर खर्चा डबल हो गया है। ये डेटा 10 साल पुराना है। आज इन्फ्लेशन में ज्यादती और रुपए की कदर में कमी के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। एक तरफ दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन की वजह से मरीज मजीद महंगी दवाइयाँ लेने पर मजबूर हो रहे हैं। नतीजा यह है कि दवाओं की कीमतें आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर हो चुकी हैं कि लोगों ने दवाइयाँ लेना ही छोड़ दी हैं या इंतहाई सब स्टैंडर्ड या आधी अधूरी दवाई लेने पर मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बीमार कौम बन गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब एक डॉक्टर, एक फिजिशियन एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ब्रांड्स लिखते हैं। जब ये रियल टाइम एक केस है, हम डील कर रहे थे, मैंने खुद डील किया इस कस्टमर को। वो डायबिटीज़ का पेशेंट था। वो क्या करता था, 1 महीने इंसुलिन के पैसे जोड़ता था और 1 महीने वो टैबलेट के पैसे जोड़ता था कि 1 महीने में ये लूँगा और 1 महीने ये लूँगा। उससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई कि वो अल्टीमेटली रिलैप्स हुआ। जो उसका ओरल मेडिकेशन या कम खर्चे के ऊपर वो काम हो सकता था, वो अब हॉस्पिटलाइज हुआ, रिलैप्स पड़ा। इसी तरीके से रिलैप्सेस पड़ते हैं। आपके प्राइवेट सेक्टर जो पहले ही पेशेंट अफोर्ड नहीं कर रहा, वो प्राइवेट सेक्टर में तो जा नहीं सकता। अब आपका जो अल्टीमेट बर्डन है वो किस पे है? पब्लिक सेक्टर के ऊपर। इसकी एक और मिसाल देखते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा एम्लोडिपिन और वेलसार्टन 10/160 को देखें तो कोवाम कंपनी की 14 गोलियां तकरीबन 688 रुपए में दस्तयाब हैं, जबकि इसी दवा का एक और ब्रांड एक्सटोर तकरीबन 555 रुपए में मौजूद है। मजीद अगर हम हयानून की ब्रांड बायफोर्ज को देखें तो इसकी 14 गोलियां तकरीबन 240 रुपए में पड़ती हैं। अब सिर्फ इतने से मुआवजे से एक मरीज खुद अंदाज़ा लगा सकता है कि मालूमात ना होने की वजह से वो अपनी माहाना दवा पर कितनी इजाफी रकम खर्च कर रहा हो सकता है। पाकिस्तान किस हद तक बीमार है, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ बीमारियों के स्टेटिस्टिक्स देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स डायबिटिक है। मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इस मर्ज से किसी न किसी तरह से मुतासर हो रहे हैं। एक और मोजी मर्ज टीबी के भी स्टेटिस्टिक्स इंतहाई खतरनाक हैं। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 6.5 लाख से ज़्यादा टीबी के केसेस सामने आते हैं। हर साल इस बीमारी से 50,000 अफराद अपनी जान से जाते हैं। यानी पाकिस्तान में हर रोज़ 140 अफराद टीबी की वजह से मौत के मुंह में जाते हैं। और तो और हमारे बच्चे भी बीमारियों से महफूज नहीं हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी इस मुल्क के तकरीबन हर दूसरे बच्चे की नशोनुमा ही मुकम्मल नहीं होती। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में पोलियो सिर्फ 2 ममालिक में बाकी हैं और उसमें से एक वतन अजीज है। एक तरफ पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ की ये सूरत हाल है, अवाम बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज रोज बरोज सेहतमंद हो रही हैं और फल फूल रही हैं। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी की जो बैकबोन होगी वो पाकिस्तान का हेल्थ केयर निज़ाम होगा। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन की एक्सपोर्ट अराउंड $1 बिलियन है। आइंदा आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ताला हम इसको हमारा टारगेट $30 बिलियन तक लेकर जाने का है। पाकिस्तान के वजीर सेहत का बयान कुछ एग्जैजरेटेड लग रहा है, क्योंकि वो 5 साल में सिर्फ एक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को पाकिस्तान के मौजूदा टोटल एक्सपोर्ट्स के बराबर करने की बात कर रहे हैं। ये टारगेट तो वाकई ओवर एम्बिशियस है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की खुशफहमी बेबुनियाद नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री ने गैर मामूली ग्रोथ देखी है। 2024 में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रॉफिट्स में 200% इजाफा हुआ है और 2025 में पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट्स 34% बढ़ी हैं। अगर आपको ये परसेंटेजेस कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो चलें आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 2 से 3 सालों में फार्मा कंपनीज ने कितना ग्रो किया है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मौजूद चंद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स का चार्ट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड के मुताबिक GSK कंपनी का शेयर 2023 में तकरीबन 75 रुपए का था और आज इसकी कीमत बढ़कर 350 रुपए से ज्यादा है। ये हाई नून कंपनी का रिकॉर्ड है।
3 साल पहले इसके एक शेयर की कीमत 350 रुपए थी, जो कि आज 1000 रुपए को टच कर रही है। और ये सिरल कंपनी है, इसके भी एक शेयर की कीमत 3 सालों में 35 रुपए से बढ़कर तकरीबन 90 रुपए पर पहुंच गई है। 2025 में पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स की सेल्स 10 खरब रुपए से ज्यादा की हुई है और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को 42 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप शायद ये सोच रहे हो कि लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो जाहिर है कि दवाइयां भी ज्यादा फरोख्त हो रही हैं और इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी फल फूल रही हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि कहीं लोगों को बीमार करने और बीमार रखने में इन कंपनीज का तो कोई किरदार नहीं है। ये फार्मा इंडस्ट्री की एक डार्क साइड है, एक ऐसा भयानक रुख जिसमें सेहतयाबी का नुस्खा मौत का परवाना बन जाता है, जिसमें इलाज करने वाला मसीहा इंसानी जान का सौदागर बन जाता है, जिसमें मरीजों की आहें नोटों की खनक में खो जाती हैं और दर्द बेहतरीन कमोडिटी बन जाता है। आइए इस डार्क साइड से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं फार्मा इंडस्ट्री कैसे काम करती है। फार्मा इंडस्ट्री बाकी तमाम इंडस्ट्रीज से मुख्तलिफ है। प्रोडक्ट बनाने से इसको मार्केट करने तक फार्मा कंपनीज की चेन किसी भी दूसरी कंपनी से मुख्तलिफ होती है। चलिए मिसाल से समझते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री उठाकर देख लें, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कोला नेक्स्ट को ही ले लें। ये अपना प्रोडक्ट यानी कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं और उसको बेचने के लिए टीवी चैनल्स और बिल बोर्ड्स पर इश्तिहारात लगाते हैं। लोग इश्तिहार देखकर अट्रैक्ट होते हैं, किसी भी करीबी दुकान से इनकी कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, जिससे कंपनी प्रॉफिट कमाती है और यूं प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक पहुंचने और प्रॉफिट कमाने का साइकिल मुकम्मल हो जाता है। लेकिन दवाइयां बनाने वाली कंपनीज अपने प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं? आपने कभी किसी एंटीबायोटिक, कफ सिरप या किसी आई ड्रॉप या किसी भी दवाई का इश्तिहार नहीं देखा होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि इन दवाइयों की मार्केटिंग कैसे होती है और लोगों तक इनको कैसे पहुंचाया जाता है। आखिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी तो प्रॉफिट हासिल करना है। फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये काम मेडिकल प्रोफेशन के मिडल मैन करते हैं, यानी डॉक्टर्स। आसान अल्फाज में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कस्टमर मैं और आप नहीं बल्कि डॉक्टर्स होते हैं और यही कॉमन सेंस है, क्योंकि हम दवाई अपनी मर्जी से नहीं डॉक्टर के मशवरे से ही लेते हैं। कंज्यूमर उनका है मरीज़, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मार्केट कंज्यूमर तक नहीं करती। उसके लिए एक इंटरमीडियरी है जो कि डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फिर मरीज़ जो है वो किसी भी फार्मेसी से लेता है जाके। लेकिन इस चेन की सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों फैक्टर्स फार्मा कंपनीज, डॉक्टर्स और मरीज के ताल्लुक की बुनियाद और मकसद मरीज की तकलीफ दूर करना है। जहां ये बुनियाद हिलती है वहां से मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये जो 3 पीस की जो ट्राईपार्टाइड रिलेशनशिप है, इसको एथिकल होना चाहिए। अब इसकी एथिकल होने की जो प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स ये हैं कि जी फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर्स वो ये इंश्योर करें कि इस रिलेशनशिप के अंदर मरीज़ को फ़ायदा होगा और मरीज़ के इंटरेस्ट जो हैं वो सेफगार्ड किए जाएंगे, बिकॉज दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ द पेशेंट। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो मरीज़ है और मरीज़ होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये अखलाकी बुनियाद अपनी जगह से हिल गई है। हमने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि डॉक्टर्स दवाई का जेनेरिक फार्मूला लिखने के बजाय मखसूस ब्रांड्स के नाम लिखते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ महंगी दवाई लेने पर मजबूर होता है। इस प्रैक्टिस की वजह फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स और डॉक्टर्स के दरमियान एक नेक्सस है। होता यह है कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नुमाइंदे डॉक्टर्स के पास आते हैं और इनके साथ डील करते हैं कि आप हमारी दवा लिखेंगे तो हम आपको अपने प्रॉफिट में से इतना परसेंटेज देंगे। और बात परसेंटेज पर नहीं रुकती, जितना डॉक्टर फार्मा कंपनी को बिजनेस देता है उतना ही फार्मा कंपनी इस डॉक्टर को मुराद देती है। ये मुराद क्लिनिक की रेनोवेशन कराने से लेकर गाड़ी देने और फॉरेन टूर्स कराने से लेकर हर किस्म के ज़ाती फ़ायदे देने तक हर शक्ल में दी जाती है। इसकी तफसीलात आप खुद ही डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज के मालिकान से सुने। पूरी एक बुक होती है, इस तरह ला कर दे दी। उसके अंदर पैकेजेस थे कि अगर आप ये वाला पैकेज लेना चाहते हैं, आपने जाना है थाईलैंड जाना है। अब थाईलैंड कोई नमाज़ पढ़ने तो नहीं जाएगा। उनकी सारी मेडिसिन होती है, उसके अंदर लिखा होता है अगर आप इतने का बिज़नेस देंगे तो आपका ये पैकेज है, आप इतने का बिज़नेस देंगे तो ये पैकेज है। अच्छा, वो दोनों तरीके से करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने जो है ना 30-40% आपने बिज़नेस हमें पहले दे देना है
और बाकी जो होगा वो फिर बाद में आके दीजिएगा, आपको हम ये विज़िट करा देंगे, ये चीज़ कर देंगे। वो हर चीज़ ऑफ़र करती हैं डॉक्टर्स को, अखलाकी, गैर अखलाकी, ऐसी चीज़ें जो हम बयान नहीं कर सकते, या ये है कि डॉक्टर उनसे ख़ुद हर चीज़ मांगना शुरू कर देते हैं और एक डील बन जाती है उनकी, और वो डील एक साल की भी बन सकती है। अब मरीज़ के पास खौफ है, कंपनी के पास इलाज है, बीच में कस्टमर डॉक्टर है। एक फार्मा कंपनी डॉक्टर से डील करती है, अंडरस्टैंडिंग है कि डॉक्टर साहब ये हमारी प्रोडक्ट है, 1 या 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये आप 1 साल तक अगर लिखेंगे तो हम आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें देंगे, जिसके अंदर कोई गाड़ी भी हो सकती है, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रिप्स हो सकते हैं विद फैमिली, जिसके अंदर पर्सनलाइज्ड बहुत सारे फेवर्स हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर फिर वो डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली ऑब्लाइज्ड फील करता है या करती हैं। एक सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, फलां गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सोसाइटी, तो हेपाटोलॉजी सोसाइटी, तो फलां सोसाइटी, सारी सोसाइटियाँ बनी हुई है। पूरा कार्टेल बन गया है हमारे मसीहाओं का। वो कार्टेल जो है कंपनी से नेगोशिएट करता है, कंपनी उनके लिए कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है, वो एंजॉय करते हैं। ये तो पब्लिक के सामने जी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसने बताया कि ये डॉक्टर ऐसा करता है कि जाकर पहले मेडिकल स्टोर पे जो उसने दवाई लिखनी है या जिस कंपनी से उसकी डील है वो काउंट करता है कि कितने सिरप रखे हुए हैं और कितने इंजेक्शन रखे हुए हैं, और वापस आते हुए जब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है फिर जाकर वो सारी पर्चियाँ जमा करके उसके सामने ले जाता है और वहाँ काउंट करा देता है, मैंने इतनी मेडिसिन लिखी है, मेरा इतना कमीशन दिया, मुझे दे दे। हमने डॉक्टर्स और फार्मा एसोसिएशंस के नुमाइंदों के सामने ये सूरत हाल रखी तो उन्होंने इस हकीकत को कबूल ज़रूर किया। ये सेंसिटिव सब्जेक्ट होगा कई लोगों के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज आपने जो बात की, ये बात अगर यहाँ पहुँची है तो ये नहीं हो सकता कि इसमें सदाकत ना हो, ये नहीं हो सकता कि वी हैव नॉट कम अक्रॉस इट, ये बिल्कुल है। अच्छा, अब मैं आपको इसके कुछ पैराडाइम्स पे जवाब दूंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले। इज़ दिस अ फिनोमेना दैट इज़ इन पाकिस्तान? उसका जवाब है नहीं, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। ग्लोबल फिनोमेना में क्या है, ये अमेरिका में भी होता है, ये काम कनाडा में भी होता है, ये काम न्यूजीलैंड में भी मिलेगा, ये काम जापान में भी मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है खौफ खुदा की कमी, और अब जो वो लूप होल्स हैं वो सिर्फ ये है कि जाहिर है किसी भी जगह पे बहुत इंटरेक्शन होता है तो बेनिफिट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स और फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता माशरे में जड़ पकड़ लेती हैं। लेकिन इन दोनों हजरात ने कहा कि ये मसला इतना बड़ा नहीं है जितना इसको बना दिया गया है, शोर ज़्यादा है और बेकायदगी इंतहाई कम है। हम कहते हैं ना सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो आपको ब्लैक शीप हर जगह मिलेगा, कोई कारोबार नहीं हो सकता, और ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल की बात नहीं है, आप किसी किस्म का कारोबार उठा लें। खोल के ज़ाहिर है कोई एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स तो नहीं होती, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि 10-15% से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स इस जो बिल्कुल एक्सट्रीम जिसको आप कहना कि जी ये फॉरेन ट्रिप्स हैं या बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते यूजुअली, और वो कर भी नहीं सकते मेरा ख्याल है। वो कृष्ण बिहारी नूर है ना, वो सच को डिफाइन करने के लिए शेर पढ़ते हैं, सच घटे या बढ़े सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। यार आप किसी को भी ले जाएं, 10% अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो फिर भी तब भी बहुत बड़ी बात होगी। फार्मा कंपनीज का पैकेजेस ऑफर करना और डॉक्टर्स का रिश्वत लेना किस हद तक आम हो चुका है, इस पे हमारे मुख्तलिफ मेहमानों ने मुख्तलिफ बातें की, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस मौजू पर एक मुकम्मल रिसर्च हो चुकी है। इस तहकीक में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की कंट्रीब्यूशन भी थी। जी, ये आगा खान यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट किया था, और आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ इसमें पार्टनर था लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, और ये कराची के अंदर जीपीज़ में ये स्टडी की गई थी कि अगर उनको ये इन चीज़ों के बारे में बताया जाए कि किस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करती है, और जिसकी वजह से उनके नुस्खे जो हैं वो एक ख़ास सिम्त में चलना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तरह की दवाइयाँ लिखते हैं, और इसके बारे में उनको लेक्चर्स दिए गए, उनको सेमिनार्स दिए गए, उनको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ दिखाई गई, और एक ग्रुप ऐसा था कि जिनके साथ ये सब कुछ नहीं किया गया। तो ख्याल ये था कि जिन लोगों के ऊपर ये मेहनत की गई है और उनको इसके बारे में सेंसिटाइज़ किया गया है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं
और उनका जो नॉलेज है वो इस सिलसिले में बढ़ जाएगा और उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग मेडिसिन्स more rationally rather than under the pressure of the pharmaceutical industry. लेकिन उस तहकीक ने ये साबित किया कि nothing works. ये चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती। तहकीक का नतीजा हैरान कुन था। दोनों ग्रुप्स के तकरीबन 40% डॉक्टर्स ने रिश्वत कबूल कर ली, यानी हर दूसरे से तीसरा डॉक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिश्वत लेने में मुलव्वस निकला। मज़ीद हैरानगी की बात यह है कि तहकीक के मुताबिक जिन डॉक्टर्स ने रिश्वत कबूल करने से इनकार किया उसकी वजह कोई अखलाकी उसूल नहीं था, बल्कि वजह यह थी कि उन्होंने दूसरी कंपनीज के साथ बेहतर डील्स की हुई थी। हमने तहकीक एसोसिएशंस के नुमाइंदों के सामने रखी तो उनका रिएक्शन कुछ यूँ था। अच्छा, पहली बात है कि मैंने ये रिपोर्ट देखी नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि रिपोर्ट क्या कह रही है। इट्स अ शॉकिंग डेटा जो आपने बताया कि अगर 50% का ऐसा डेटा है, मगर वो डेटा किस सर्कमस्टांसेस में है, कितना सीरियस को इसको देख रहा था, ये शुगल में एक्सरसाइज थी। अब देखिए ना, सबसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आगा खान के डॉक्टर ने रिसर्च की है और एक हॉस्पिटल या कोई ऐसी चीज़ उठा ली है जो बिल्कुल ही किसी आपके फारफ्लंग एरिया का, या आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है ना, आप पाकिस्तान में वैसे ही जनरली आप वी आर एज गुड एज एवरीबडी अराउंड अस, ठीक है। पाकिस्तान में करप्शन लेवल हाई है। ये कैसे हो सकता है कि करप्शन लेवल एक जगह पे हाई है वो दूसरी जगह नहीं आएगा? सो कुछ ना कुछ तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको करप्शन की मिलेगी। डॉक्टर फार्मा नेक्सस में अब एक नया मोड़ आ गया है। पहले डॉक्टर्स को रिश्वत ऑफर होती थी, अब उन्होंने रिश्वत लेने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे ग्रुप बन गए डॉक्टरों के, किसी स्पेशलिटी के, मतलब आई स्पेशलिस्ट हो गए या फलाने हो गए, उन्होंने हर शहर में अपनी कॉन्फ्रेंस करने लगे और कंपनियों को मजबूर किया कि आप हमारी कॉन्फ्रेंस में स्टॉल लगाएं और स्पॉन्सर करें, और अब तो एक स्टॉल के 1.5 करोड़ और 2-2 करोड़ रुपए भी मांगने लगे हैं। तो आपको ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे, मैंने भी देखे क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ और ये मेरा एरिया है रिसर्च का भी, कि जहाँ पर एक प्रोफेसर साहब का एक प्रिस्क्रिप्शन में अगर आपको दिखाऊँ तो उन्होंने एक मरीज़ को तकरीबन, मैंने देखा हुआ है ख़ुद अपनी आँखों से, शायद 8 के करीब दवाइयाँ थी और वो सारी एक कंपनी की थी, एक कंपनी की। ये हो नहीं सकता कि आप एक मरीज़ को, अगर आपको ज़रूरत है इतनी सारी दवाई देने की, और वो सिर्फ एक कंपनी की ही बेस्ट हो। अक्सर तो मैं आपको बताऊँ इसमें से कोएक्स होते हैं। आपको पता है कोएक्स डॉक्टर से ज़्यादा कोएक्स हैं, इवन कराची जैसे शहर के अंदर भी। तो कोएक्स को टारगेट, वो कहलाते तो डॉक्टर ही है ना, लिखा हुआ तो डॉक्टर होता है उनके ऊपर। पाकिस्तान में ये सब कुछ तो हो रहा है ना, किसको नहीं पता, किसके घर में डॉक्टर नहीं है, किसके घर में डॉक्टर को उम्रे पे नहीं भेजा जा रहा। हर जगह है ना, किसको गाड़ी नहीं मिल रही, किसको पैसे नहीं मिल रहे, कौन सा होटल ऐसा है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, जाकर कॉन्फ्रेंस के नाम पर पैसा खर्च नहीं होता, किसने कहा? हर जगह नज़र आ रहा है। ये तो छुपी हुई हकीकत ही ना, खुल्लम खुल्ला हकीकत है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि एग्जिस्टिंग जो है वो, सिवाय इसके कि आपका सेल्फ कॉन्शियस हो, उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इसको जो है वो मतलब इस पर कोई बाकायदा कोई लॉ हो और वो उस पर इन्फोर्स हो सके। डॉक्टर्स को रिश्वत ऑफर करने के कुछ तो रिवायती तरीके हैं जिनका हमने जिक्र कर दिया, लेकिन बाज़ औक़ात इंतहाई सटल तरीके से डॉक्टर्स को ऑब्लाइज किया जाता है, और इसकी एक बड़ी मिसाल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हैं। मेडिसिन एक ऐसा शोबा है जिसमें मुस्तकिल जिद्दत आती रहती है, और डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो नए दरियाफ्त होने वाले इलाज और नई फैलने वाली बीमारियों के मुताल्लिक इन्फॉर्म्ड रहें और एक दूसरे से मुस्तकिल इंटरेक्शन करते रहें। इस इंटरेक्शन का एक तरीका मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हैं। डॉक्टर फार्मा नेक्सस की जब भी बात होती है तो इन कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र ज़रूर होता है। अब इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन पे आ जाए, बहुत से लोग बात को गलत अंडरस्टैंड करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं कि ये डॉक्टर के साथ ब्राइब चल रही है। आपको पता है इंटरनेशनली देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ CME, ठीक है, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। डॉक्टर्स को बाहर ले जाना, उनको अगर पढ़ाना है, उनको नई थेरेपी से इंट्रोड्यूस करना है और पेशेंट वेलफेयर पे काम करना है, इसमें कतन पूरी दुनिया में ममानियत नहीं। ये सारा जो पैसा खर्च हो रहा है पढ़ने के ऊपर, कॉन्फ्रेंस में ले जाने के ऊपर, ये सब उस पर हो रहा है जो प्रिस्क्राइब करता है दवा को, उस साइंटिस्ट पे तो नहीं कर रहे। कभी सुना मैंने कंपनी X 4 कराची यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट को ले गई हो और बाहर पढ़ने के लिए। तो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के ज़ाहिर है भाई स्टॉल उसी चीज़ का लगेगा ना जिसकी वहाँ पे मार्केट होगी। तो वहाँ पे 50 स्टॉल लगे हुए हैं या 25 स्टॉल लगे हुए हैं, आप हर एक तो ये नहीं कर सकता
कि वो हर डॉक्टर हर एक की प्रोडक्ट लिखेगा। वो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो उस एसोसिएशन को या उस इंस्टीट्यूट को जिसकी वो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको जो है वो जो स्टॉल के होते हैं वो आपको पैसे देते हैं, जो कि पेशेंट्स के बेनिफिट में और एजुकेशन के लिए जो है फर्दर इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, अगर ये 5 स्टार होटलों पे पाबंदी लग जाए कि कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस 5 स्टार होटल में नहीं होगी, मेडिकल कॉलेजेस में होंगी या मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस होगी, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि फिर वो प्योर साइंस होगी। फिर वहाँ कोई सैर करने नहीं आएगा, डॉक्टर आएगा तो सुनने के लिए आएगा, क्योंकि वहाँ कोई घूम फिर नहीं सकता 5 स्टार होटल की तरह। बात यह है कि मेडिकल रिसर्च के लिए फार्मा कंपनीज की फंडिंग जायज़ भी है और ज़रूरी भी। इस सिलसिले में बाज़ औक़ात डॉक्टर्स को फॉरेन टूर्स भी कराए जाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई मेडिकल रिसर्च और डॉक्टर्स की काबिलियत को बढ़ाने के लिए होते हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए? कि आप यहाँ से उठा के किसी को बाहर ले जाएं या उसको टिकट के पैसे दे दें या उसको पैसे दे दें कि वो जाके सैर करके आ जाए, या किसी को आपने कैश कंसिडरेशन पकड़ा दी, इस किस्म का कोई काम किया है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिक्यूलस, बिल्कुल अनएथिकल है। मगर जहाँ आप एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की एजुकेशन में इजाफा कर रहे हैं, ये अमेरिका में भी अलाउड है, ये कनाडा में भी अलाउड है, दुनिया के किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, हर जगह अलाउड है। हमने बहुत सारी खबरें पढ़ी अखबारों में कि फ़लानी कंपनी है उसका 150 डॉक्टर बाहर लेके जा रही है। यार इस चीज़ को मत देखें, 150 गए, 250 गए, 50 गए, करने क्या गए? जो लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते उनको भी ले जाए ना, कभी नर्स को भी तो ले जाएं, वो भी तो अस्पताल में ही काम करते हैं। टीचर्स को भी ले जाएं, जो फार्मेसी में पढ़ा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। डॉक्टर्स के फॉरेन टूर से लेकर उनकी कॉन्फ्रेंसेस, गाड़ियों और ऑफिस की रेनोवेशन तक फार्मा कंपनीज की जानिब से जो भी मुराद दी जाती हैं, उसका मकसद एक ही होता है कि डॉक्टर अपने नुस्खे में उनकी दवाइयाँ लिखें। रिसीविंग एंड पे मैं और आप होते हैं जो इस नुस्खे को आसमानी सहीफ़ा समझते हैं और जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है उसी को हरफ आखिर और वाहिद ऑप्शन समझते हैं। लेकिन कुछ दवा साज कंपनीज ऐसी हैं जो इस मसले का अमली हल पेश कर रही हैं। देखिए, दवा हेल्थ केयर पे अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है या उनके अटेंडेंट आते हैं, तो हम उनकी प्रिस्क्रिप्शन को अपने सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं और हमने एक इनोवेटिव एक सिस्टम जनरेट किया जो कि उसको 3 विंडो सोल्यूशन हम कहते हैं। हम उसकी जब प्रिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं तो पहली विंडो में उसको उसका प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड दिखाया जाता है। मतलब आप मेरे पास एक ब्रांड लेने थे ए, आपको मैं उसी की कॉस्ट दिखाऊंगा कि इसमें आपको मैं जो मैक्सिमम जो आपकी डिस्काउंट कर सकता हूँ, उसके बाद आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप बिल्कुल वही लेके चले जाएं। लेकिन हम आपको 2 और ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन बी में आपको दिखाते हैं कि पहले ब्रांड के मुकाबले में सेकंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन आपके पास कौन सा है, और थर्ड विंडो के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें ये होता है जो रियल टाइम के अंदर कि आपकी कॉस्ट अराउंड 40 to 50% तक रिड्यूस हो जाती है, जो कि आप ओरिजिनल ब्रांड लेने आए हुए थे उससे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि ओमेप्राजोल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक पीपीआई है। उसके अंदर मैं अभी इनोवेटर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जेनेरिक ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में बन रहा है। उसका एक बॉक्स आपको मिलेगा अराउंड 800 रुपीज़। अब आप दवा हेल्थ केयर में आते हैं तो मैं आपको 800 वाला ऑप्शन डेफिनेटली आपको विंडो ए में दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप थर्ड विंडो तक जाएंगे तो यही मेडिसिन आप 250 से 300 रुपये में लेके जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे 800 रुपये आप पे करे थे और कहाँ 300 रुपये के अंदर आपको सोल्यूशन मिल गया। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री खूब तरक्की कर रही है और इसकी तरक्की से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं और मईशत भी चल रही है। मगर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिससे न सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री का फ़ायदा डबल हो सकता है, बल्कि वो प्रैक्टिसेस अपनाने से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के असल मकसद यानी बीमारियों में कमी और इलाज तक रसाई को भी पूरा होने में मदद मिलेगी। इसमें सबसे अच्छी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। भारत के अंदर पिछले चंद सालों के अंदर जेनेरिक दवाइयों के थ्रू उन्होंने एक पूरा रेवोल्यूशन अपने मुल्क के अंदर लेकर आए, जिसके तहत स्पेशली वो क्लास जो कि आज अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से हमारी प्रिस्क्रिप्शन क्लास के अंदर मौजूद ही नहीं है, उनको उन्होंने ऐड किया। अब एक पेशेंट किसी भी अफोर्डेबिलिटी किसी भी मजबूरी की वजह से, जिसमें उसके पास ये तो पैसे नहीं है, कोई और मजबूरी है, उसके तहत जब वो हमारी दवा ख़रीद ही नहीं रहा तो हमारी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। जेनेरिक रेवोल्यूशन लाकर या जेनेरिक की अवेयरनेस देकर हम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका वो ऐड कर सकते हैं जो आज हमारी दवाई ख़रीद नहीं रहा, और उसके ख़रीदने से हमारी इसी इंडस्ट्री को वापस बेहतरी हासिल होगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 3 फरीकों का किरदार होता है: मरीज, डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनियां। मरीज के लिए ज़रूरी है कि वो ये ज़रूर चेक करे कि डॉक्टर ने नुस्खे में जो दवा तजवीज़ की है, इस फार्मूले की कितनी ब्रांड्स किस किस कीमत पर दस्तयाब हैं।
ताकि वो अपनी जेब के मुताबिक दवा खरीद कर ट्रीटमेंट यकीनी बना सकें। डॉक्टर्स दवा तजवीज़ करते वक्त अपने मरीज़ की माली हालत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर दवा महंगी हुई तो वो इलाज से भी महरूम हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री को चाहिए कि वो मुतबादिल दवा की खरीदारी का ऑप्शन मौजूद होने की आगाही पैदा करे। अफोर्डेबल दवाओं की दस्तियाबी से आवाम के साथ फार्मा इंडस्ट्री को भी ज़रूर फ़ायदा होगा। दुनिया भर में किसी भी कारोबार का मकसद पैसा कमाना होता है, मगर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैसे के साथ इज्जत भी कमाना होती है, अखलाकियात की पासदारी भी करना होती है। मेडिकल और फार्मा भी ऐसे ही शोबे हैं जिसमें प्रॉफिट के साथ एथिक्स का ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ पैसे कमाने की सलाहियत को अगर कामयाबी का मेयार बना लें तो पाब्लो एस्कोबार हमारी पूरी फार्मा इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ा और कामयाब था।